नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस के बारे में। कारण क्या है हमारे पास में, तो देखिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक रिपोर्ट एक समिति के द्वारा संसद में पेश की गई थी। अब क्या होता है कि जनरली जो है हमारी संसदीय समितियां होती हैं, ये अलग अलग मामलों पे सरकार को सुझाव देती हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, इस व्यवस्था में सुधार के लिए ये काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे समय समय पर चलता रहता है ताकि भारतीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होता रहे और सुधार इसमें लगातार जारी रहे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब यह समितियां सुधार के लिए जो भी सुझाव करती हैं, जो भी अपनी बातें प्रस्तुत करती हैं, उसके बाद में इनको एक रिपोर्ट और पेश करनी होती है, जिस रिपोर्ट में बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या विचार दिए थे, सरकार ने उनके कौन कौन से विचार माने। अब यहीं पे ही पूरा का पूरा मामला है कि उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय शाखा के गठन से संबंधित एक संसदीय समिति ने अपनी ऐसी ही रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उसने मांगों को बताया है और उसने अब यह भी बताया है कि सरकार ने हमारी कौन कौन सी बातें स्वीकार ली हैं। तो जो स्वीकारी गई बातें हैं, सरकार ने यह स्वीकारा है कि वास्तव में उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय बेंचों का गठन होना चाहिए, क्षेत्रीय शाखाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए दिक्कत होती है दिल्ली तक आना। दिल्ली और आसपास वाले क्षेत्र तो ठीक है, हमें लगता है कि बिल्कुल सब चीज सुटेबल है, हम लोग जा सकते हैं। देखिए कुछ लोग दिल्ली में ही रहते हैं तो उनको तो बहुत लाभ की स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों पास पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत जब आती है जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाते हैं, या दिक्कत जब आती है जब हम गुजरात की तरफ चले जाते हैं, और अगर जम्मू कश्मीर चले जाए तो भी डिस्टेंस है। चलो मान लो ये तो फिर भी पास पास हो गए। अगर आपको बोल दिया जाए केरल से आना है, कर्नाटक से आना है, तमिलनाडु से आना है, पुडुचेरी से आना है, या फिर इसके अलावा हम कह दें कि अंडमान निकोबार से आना है, अब इनका भी तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है ना। अब इनको आने में बहुत अधिक खर्चा होगा, बहुत अधिक समय भी लगेगा और मामला बहुत अधिक गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति देखेगा कि आराम ही मिल जाए, न्याय तो बात की बात है, वो चलता रहेगा जिंदगी के अंदर। यही सब समस्याएं। तो इन सभी बातों को रखते हुए लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस के लिए डिमांड हो रही है, अलग अलग समितियां सुझाव कर रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। वह कहता है कि ठीक नहीं है, हम एक जगह है, ठीक है, सब चीज़ अच्छा चल रहा है। तो इस पूरे मामले को हम लोग आज समझते जानते हैं कि एक्चुअल में ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है क्या, क्यों डिमांड हो रही है रीजनल बेंचेस के लिए, क्या वास्तव में रीजनल बेंचेस का आयोजन किया जाना चाहिए, या फिर एक ही जगह पे सुप्रीम कोर्ट लग रहा है तो बिल्कुल ठीक है। और इससे संबंधित पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है, उस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन इस सबसे पहले आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप लोग पहले इसको समझ लीजिए। संस्कृति आई आपके लिए MPPSC का फाउंडेशन कोर्स और RPSC का फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा है 30 मार्च से दोपहर 12 बजे। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9555 पर। हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक प्रश्न जो आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार का रहेगा। उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय बेंचों की मांग की समीक्षा कीजिए, वर्तमान परिस्थितियों में इसका गठन कितना आवश्यक है। मेंस के परिप्रेक्ष्य में यह पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अधिक खास है। जरूरी है कि आप इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में आपसे बातें पूछ ली जाती हैं तो आप अच्छे से प्रस्तुत कर सकें अपने नॉलेज को और आप अच्छे अंक भी ले सकें वहां जाके। ठीक, प्रीलिम्स में भी चीज़ें पूछी जा सकती है, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। तो मेंस में आप पढ़ेंगे तो प्री की जुड़ी हुई जो भी बातें होंगी आप आराम से ही प्रस्तुत कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। समझते हैं पूरा मामला अब क्या है। कानून और कार्मिक संबंधी स्थायी समिति ने न्यायिक प्रक्रियाओं और उनके सुधारों पर अपनी पिछली प्रस्तुति पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पहले इसने सुझाव दिए थे क्या क्या काम होने चाहिए, अब इसने बताया है कि हमारी जो सुझाव थे न्यायिक प्रक्रियाओं और उनके सुधार, उसके ऊपर अब हम एक रिपोर्ट भेज रहे हैं कि क्या क्या कार्रवाई हुई है, सरकार ने क्या क्या निर्णय लिए हैं। तो यही जो इन्होंने पूरा का पूरा मामला प्रस्तुत किया है, रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसमें इन्होंने बताया कि सरकार ने कौन कौन सी सिफारिशें मांगी। यह जो रिपोर्ट है यह समिति की 144वीं रिपोर्ट है, जिसको लोकसभा में पेश किया गया है। लेकिन उस सब के बावजूद हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका विचार ठीक है, इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय शाखाएं होनी चाहिए, लेकिन उस सब के बावजूद शीर्ष न्यायालय हमेशा से ही मना करता है कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस लगे, हम एक जगह पे ठीक है। और आज तक इसी वजह से मामला जो है विचाराधीन है, इसके ऊपर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। तो इस सब की वजह से जो एक बड़ी चुनौती आ रही है वह यह आ रही है कि हर एक व्यक्ति की न्याय तक पहुंच काफी कठिन हो गई है। संविधान का अनुच्छेद 14 यही कहता है ना कि आप सभी कानून के समक्ष समान हैं। लेकिन अगर हम डिस्टेंस के मामले में देखें तो न्याय तक पहुंच पाने के लिए लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जो उनके जीवन में चिंताओं के लिए एक अलग ही विषय बना हुआ है। अब इस दौरान हम चाहते हैं कि सभी को न्याय तक सरल पहुंच मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि उनके पास कोर्ट तो हो, कोर्ट तक उनकी पहुंच हो सके। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि बहुत उनके घर के बाहर ही लगा दिया जाए, नहीं, चीज़ों को मेंटेन किया जाए, एक अच्छा खासा डिस्टेंस पे हो, ताकि वह न्याय अगर चाहे तो वह बेझिझक न्यायालय की शरण में जा सके और वहां पर न्याय की गुहार भी लगा सके। इस दौरान हम मामला समझते तो हमें पता लगता है कि यह कोई नई बात नहीं है जब बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस के लिए। इससे पहले भी अनेक बार सुझाव आ चुके हैं
लेकिन हर बार कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। जैसे कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साहब कह चुके हैं कि जी बिल्कुल बात ठीक है और रीजनल बेंचेस होनी चाहिए, और इनका मानना था कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 रीजनल बेंचेस तो आप बना ही लीजिए। इस दौरान जो आसपास के राज्यों के जो लोग होंगे उन्हें दिल्ली आने की जगह विकल्प मिल जाएगा कि वह एक रीजनल बेंच में जा सकते हैं और वहां जाकर के अपनी बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं और न्याय ले सकते हैं। एम वेंकैया नायडू साहब के अलावा अगर हम लोग बात करें तो उच्चतम न्यायालय पर बढ़ते कार्य दबाव के कारण विधि आयोग भी पहले एक ऐसा प्रस्ताव दे चुका है, और विधि आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है ना, यह इस प्रकार अब नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 2 प्रभागों में विभाजित कर दिया जाए। इसके 2 प्रभाग होने चाहिए, और इन 2 प्रभागों के अंदर होना चाहिए, पहला प्रभाग संवैधानिक और दूसरा प्रभाग कानूनी। क्या अर्थ है इनका? तो यहां पर जो विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि एक प्रभाग सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ संवैधानिक मामलों की जांच करेगा, उसकी कार्यवाही करेगा और वहां पर अपना निर्णय देगा। वहीं जो दूसरा प्रभाग होगा वह कानूनी मामलों को देखेगा, जानेगा, समझेगा और अपने निर्णय वहां प्रस्तुत किया करेगा। यह विचार उन्होंने प्रस्तुत किया था, लेकिन इस पर भी कोई अधिक निर्णय नहीं लिया जा चुका है। सब चीजें यहां भी अटकी हुई है। इसके अलावा हम एक खास स्थिति देखते हैं कि जब वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस विषय को शामिल किया था और कहा था कि अगर हम लोग चुन करके आते हैं और आने के बाद में हमारा एक प्रमुख कार्य जो रहेगा वह रहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस का गठन करेंगे, ताकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी भारत की पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक हो सके। ठीक है, तो ये मामला क्लियर है आप सभी लोग के सामने। ये अनेक सुझाव है जो हम देखते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग समय पर प्रस्तुत किए गए हैं। अब फिर एक बार हम देख रहे हैं कि समिति की तरफ से एक ऐसा विचार आ रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि जो समिति है संसद के अंदर पहली बार विचार दे रही हो, इससे पहले भी समितियां जो हैं संसद के अंदर ऐसा विचार प्रस्तुत कर चुकी है। अब संसदीय समिति की रिपोर्ट क्या है, मतलब इन्होंने क्या क्या मुख्य सुझाव प्रस्तुत किए थे, जरा एक बार इस पे भी नजर डाल लेते हैं, पता लगेगा कि हाँ क्या क्या चीजें इन्होंने सोची। या फिर इस दौरान हमारे लिए जो एक खास विषय निकल के बाहर आएगा वह यह आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस किस स्तर के सुधारों की अभी आवश्यकता है। यहां पर हम इन चीजों को भी समझ सकते हैं। जैसे कि समिति ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय के संबंध में प्रस्तुत की। सबसे पहली बात इन्होंने यही कही है कि उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय शाखाओं का गठन होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो 5-6 तो कर ही लो, इतनी तो की जा सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। वह जल्दी रिटायर हो जाते हैं, जिस वजह से हम आज के समय में देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाकी और न्यायालयों के अंदर भी जजों की जो संख्या होनी चाहिए वह कम है, लेकिन मामले बहुत ज़्यादा हैं। न्यायिक नियुक्तियों में सभी को सामाजिक आधार दिया जाना चाहिए, सामाजिक विविधता यहाँ पर सुनिश्चित की जानी चाहिए, इसकी भी आवश्यकता। और पहले भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो व्यवस्था है अलग अलग समुदायों को शामिल करने की, उस पर चर्चा कर चुके हैं। मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका जिसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल किस प्रकार की स्थिति है, हमारी न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार चल रही है और किस एक विशेष समुदाय का वहाँ प्रभुत्व है, और कुछ और लोग जो है वह वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो हों वह क्या कर सकते हैं या उनके लिए किन किन कार्यों को रखा जा सकता है, एक बार इस पे विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज एक वास्तव में बहुत ही बेहतरीन बुद्धि का व्यक्ति होता है, लेकिन उसके बावजूद वह रिटायर हो जाते हैं और वह कुछ भी काम नहीं कर पाते। तो ज़रूरी है कि उनके एक्सपीरियंस का यूज़ किया जाए। हमने खुद ये बात देखी है, बहुत सारे जो विद्वान हैं या फिलोसोफर्स हैं वह ये बात मानते हैं कि जिस एज में एक व्यक्ति सीखता है, जानता है, समझता है और पहुंचने सब कुछ करने के बाद वह एक एज तक पहुंचता है, 60 तक पहुंचता है, 65 तक पहुंचता है, एक एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लेता है वह अपने पास में। अब जब उस एक्सपीरियंस का एक्चुअल यूज किया जाना चाहिए, आप उसको रिटायर कर देते हैं। आप कहते हैं कि आप घर बैठो, क्यों? क्योंकि आपकी शारीरिक क्षमताएं नहीं है। जबकि शारीरिक क्षमताएं होने ना होने का मैटर करता ही नहीं, उसकी बौद्धिक क्षमताएं तो बहुत अधिक है। उसके पास वो एक्सपीरियंस है जो लेने में लोगों को अभी 40 साल लगेंगे। तो ज़रूरी है कि आप उसके ब्रेन का यूज़ करें और एक अच्छे भारत की नींव रखें। इसकी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दो राह नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने भी यह सिफारिश प्रस्तुत की। यहाँ पर कहा समिति ने कि ठीक है, 4 या 5 स्थानों पर अपनी क्षेत्रीय बेंचेस लगा सकते हैं, जिसके लिए आप संविधान के अनुच्छेद 130 का उपयोग कर सकते हैं। कौन? आप, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है संविधान का अनुच्छेद 130 और बहुत खास है। क्या कहता है संविधान के अनुच्छेद 130 में? यह कहा गया है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का स्थान वैसे दिल्ली है, पता है ये तो आपको ना, दिल्ली। लेकिन उसके बावजूद इसमें यह लाइन कही गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको हम कहते हैं, अगर वह उचित समझते हैं कि किसी और जगह पर भी बैठक होनी चाहिए, सुनवाई की जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रपति से परमिशन लेकर के उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।
यानी कि यहाँ पर हमें एक चीज तो स्पष्ट दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली तक बंधा हुआ नहीं है, इसकी सीमाएं सिर्फ दिल्ली तक नहीं है। यहाँ पर यह अनुच्छेद पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है और यह अनुमति देता है कि अगर आपको उचित लगता है किसी और स्थान पर बेंच लगाना, बैठना, सुनवाई करना, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेझिझक चीजों पर निर्णय ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और चीजों को क्लियर कर सकते हैं। मामला क्लियर रखना सभी लोग को। तो यह मामला भी हम लोग के पास है, तो कोई इसमें अड़चन नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि संविधान अनुमति देता है, लेकिन अभी न्यायपालिका इसकी अनुमति नहीं दे रही है। क्यों हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय शाखाओं का आयोजन हो, इस पर भी एक बार विचार कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्यों नहीं किया जा सकता या क्या क्या अड़चनें हैं या क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उन पर भी एक बार हम विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहली और मुख्य समस्या जो है वह उच्चतम न्यायालय से दूरी है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र सभी को पता है काफी ज्यादा बड़ा है, तो हर एक व्यक्ति दिल्ली तक नहीं आ सकता। तो जरूरी है कि हर एक व्यक्ति तक हम सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा दें। ये भी नहीं है कि घर तक पहुंचा दें, लेकिन आसपास के क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं ताकि उसको बहुत अधिक किराया भाड़ा खर्च करके दिल्ली ना आना पड़े, दिल्ली के महंगे होटलों में या किसी और जगह पर नहीं स्टे करना पड़े, बिना मतलब की भगदड़ में उसको शामिल नहीं होना पड़े। इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं रीजनल बेंचेस को लगा करके। भाषा की समस्या, अब दक्षिण भारत में हम एक बड़ी चुनौती देखते हैं कि उन लोगों को भाषा की बड़ी दिक्कत आती है और दिल्ली के अंदर कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाता है उनका। तो इसलिए ज़रूरी है कि आसपास के क्षेत्र में उनको अगर कोर्ट मिल जाए, बेंच मिल जाए, तो वह वहाँ जाकर के अपनी चीज़ों को प्रस्तुत कर दे। वकील संबंधी चिंता है, अब इतनी दूर से आना, वकील ढूंढना, बातचीत करना, महंगे खर्चे करना, यह भी चिंता का विषय है। महंगी हो जाती है न्यायिक व्यवस्था, यह भी हम लोग पूरी तरह देखते हैं। अब कोई इंसान दूर से आ रहा है, दूर से आने के बाद अलग अलग जगह पे वह स्टे कर रहा है, वकीलों से मिल रहा है, रोज बाहर निकल रहा है और चप्पल ले घिस रहा है कोर्ट जाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसको अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ेगा। और हम सबको पता है, एक बात तो स्पष्ट है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था बहुत अधिक सुस्त है। यदि कोई मामला पहुंच गया तो सालों साल लगते हैं उसको सुलझने में। यहाँ पर ऐसी स्थिति में पता नहीं उसकी चप्पल घिसे या ना घिसे, लेकिन संभावना है कि जिंदगी बिल्कुल पूरी घिस जाएगी और जो भी उसको इकट्ठा किया होगा न्याय लेने के चक्कर में सब कुछ निपट जाएगा उसका। ये भी समस्या का विषय है। तो महंगी है न्यायिक व्यवस्था और पूरी तरह से जो न्यायिक व्यवस्था है, चीज़ें क्लियर नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारी चीज़ें पता हो, स्पष्ट हो हमारे लिए, तो दिक्कतें यहाँ भी है। प्रत्येक नागरिक की न्याय तक सरल पहुंच नहीं हो पा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि रीजनल बेंचेस लगाए जाए और हर एक व्यक्ति की न्याय तक सरल पहुंच हो, यह हमारे मौलिक अधिकार भी कहता है। इसके अलावा मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, एक ही जगह पर कोर्ट है, मामले आ जाते हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो जब रीजनल बेंचेस लगेंगी तो अलग अलग जगह पर हम अच्छे से मामलों की सुनवाई कर सकेंगे, जिससे कि कार्य का जो दबाव सुप्रीम कोर्ट पर बना हुआ है वह दबाव भी कम हो जाएगा, इसकी उम्मीद की जाती है। तो यह सभी महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से चाहते हैं कि रीजनल बेंचेस का आयोजन हो। लेकिन इसके अलावा विपक्ष में भी तर्क है, कहा जाता है कि रीजनल बेंचेस का आयोजन नहीं हो। क्यों नहीं हो? संसद की स्थायी समिति ने पहले भी कहा है कि हो। कब कहा है? 2004, 5 और 2006 में सिफारिशें की हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट असहमत हो जाता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे हर जगह अगर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा में कमी नहीं आ जाएगी। ये तो वही वाली स्थिति है कि मान लीजिए अगर हर जगह मक्का मदीना हो जाए या फिर हर जगह वैष्णो देवी हो जाए तो प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी, लोग एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वहां पर जाना उचित नहीं समझेंगे। ठीक उसी प्रकार की स्थिति हो जाएगी ये तो ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर जगह पे सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण स्थान है, प्रतिष्ठा बनी हुई है, महत्व बना हुआ है, इसको बने रहने दीजिए और लोगों को समझने दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ महत्व है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हर जगह पर रीजनल बेंचेस हो जाए। दूसरी एक बड़ी चिंता यहाँ पर यह है कि संविधान की गतिरोध उत्पन्न होगा। मान लीजिए कि कहीं पे कोई मामला चल रहा है, आपने जजमेंट दिया, चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी आपस में ना। आप क्षेत्र को देखकर सुनवाई कर देंगे, आप मामलों को देखकर सुनवाई कर देंगे, लेकिन हर एक चीज को समझना जानना जरूरी है। संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना होती है और संविधान के विरुद्ध कोई भी फैसला कभी नहीं दिया जाना चाहिए और हर फैसले के अंदर संविधान को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। यह मामला यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो यह चिंताएं सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर चुका है। इसके अलावा हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब मुकुल रोहतगी थे, इन्होंने भी ऐसे ही कुछ चिंता प्रस्तुत की थी और कहा था कि रीजनल बेंचेस का गठन नहीं होना चाहिए। 2016 में यह बात प्रस्तुत कर चुके हैं। क्यों? इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एकता, अखंडता, महत्व और महिमा को चोट पहुंचेगी अगर हमने रीजनल बेंचेस का गठन कर दिया तो जो उसका महत्व है, एकता है, अखंडता है, वह खंडित हो जाएगी। हर जगह पे सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि विचारों में अत्यधिक विरोधाभास होगा। आप आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होंगे अलग अलग जगह पे बैठ करके, और ऐसी स्थिति हम लोग हाई कोर्ट में देखते हैं। एक हाई कोर्ट किसी एक मामले में अलग जजमेंट दे रहा है, दूसरा हाई कोर्ट उसी मामले में अलग जजमेंट दे रहा है। मामले सेम हम देख रहे हैं कि कहीं पर डाइवोर्स चल रहा है, कहीं पर रेप की स्थिति है, कहीं पर फैमिली सिचुएशन चल रही है। उस सबके बावजूद अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग मामले। क्यों? क्षेत्रीय स्थितियां अलग हैं, मामले अलग हैं और सबके सोचने का तरीका अलग है। हर इंसान सेम नहीं सोचता, सेम मामले नहीं समझता वो लेकर के। तो उस स्थिति में जरूरी है कि इन सभी चीज़ों को रोका जाए, क्योंकि ये बड़ी चुनौतियां हो जाएंगी, बड़ी चिंताएं हो जाएंगी न्यायपालिका के लिए। इसके अलावा समय और धन का व्यय जो है वह बहुत अधिक बढ़ सकता है, इसको लेकर के भी चिंता है, क्योंकि अलग अलग बेंचेस लगेंगी, बार बार आएंगे जाएंगे तो मामले को डिले कर सकते हैं। मामले डिले रहेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं।
क्षेत्रीय अधिकार और क्षेत्र के विषय उठाए जा सकते हैं। मतलब यह संभावना है कि आप क्षेत्र में बैठ करके चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे तो क्षेत्रीय विषयों के उठने की संभावना या क्षेत्रीय मामलों से प्रभावित होने की संभावना भी वहाँ पर हो जाएगी। इसलिए यह सब कुछ नहीं किया जाना चाहिए। तो यह मामला पूरा का पूरा था सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। लेकिन एक और पक्ष है हमारे पास में, सुप्रीम कोर्ट भारत में न्याय की सर्वोच्च अदालत है। आप लगातार विरोध करते हैं कि इसकी बेंचेस नहीं होनी चाहिए, जबकि पूरे देश के लिए एकमात्र ऐसा न्यायालय है। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरी स्थिति समझें, किसकी, हाई कोर्ट की अगर हम लोग स्थिति समझें, तो हमें पता लगता है कि आपने एक राज्य के अंदर ही अलग अलग बेंचेस बनाई हुई है। क्यों बनाई हुई है? जब आप सोचते हैं कि जब बेंचेस बनने से एकता अखंडता प्रभावित होती है, मामलों में विरोधाभास होता है, तो आपने हाई कोर्ट में बेंचेस क्यों बनाई हुई है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच का आप विरोध कर रहे हैं, हाई कोर्ट की बेंचेस आप चला रहे हैं, ये क्या गड़बड़ है? और अगर हाई कोर्ट की बेंचेस से लाभ हुआ है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग रीजनल बेंचेस क्यों नहीं बना सकते? इस मामले को भी समझना जरूरी है। जैसे कि अभी हम लोग स्थिति देखे जाने समझे तो पता लगता है कि हमारे पास में अलग अलग 8 ऐसे न्यायालय हैं जिनकी अपनी रीजनल बेंचेस हैं और एक ही राज्य के अंदर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच है लखनऊ में, बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद, नागपुर और पणजी में बेंच है। कलकत्ता उच्च न्यायालय मुख्य तो कलकत्ता में ही है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर, जलपाईगुड़ी के अंदर इसकी बेंच लगी हुई है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी के अंदर है ही है, आइजोल, ईटानगर और कोहिमा में इसकी बेंच है। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में बैठता है, लेकिन धारवाड़ और कुलबुर्गी में इसकी बेंच है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है, लेकिन ग्वालियर और इंदौर में इसकी बेंचेस हैं। मद्रास उच्च न्यायालय मदुरै में इसकी बेंच लगी हुई है। और राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है, लेकिन जयपुर में इसकी बेंच लगी हुई है। जब हाई कोर्ट के लिए आप एक राज्य की सीमाओं के तहत ही बेंचेस बना दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? यह भी एक सोचने वाला विषय है। हालांकि यह सभी प्रश्न मैं आप लोग के लिए अब छोड़ देता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जब हाई कोर्ट के लिए बेंच हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि रीजनल बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की बनाई जानी चाहिए या नहीं बनाई जानी चाहिए? अपने विचार आप लोग कमेंट में जरूर प्रस्तुत करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरे मामले को समझने जाने के बाद आपका क्या कहता है निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए। इस प्रश्न के लिए नोट जरूर बना लीजिएगा, खास है आप सभी लोगों के एग्जाम की दृष्टि से, ताकि आप लोग को आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। हाँ, वीडियो पसंद आई तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे विदा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।